साथी आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। वो चैप्टर है साथी संघीय कार्यपालिका। यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है साथी कि आपके यूपीएसआई का भी ये सिलेबस है साथी। ठीक है, तो ये यूपीएसआई की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, तो साथी इसमें हम क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में और उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में, संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है साथी, तो आप समझ गए आज की क्लास में हम किस टॉपिक पे बात करेंगे साथी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथी। साथी लास्ट तक बने रहना, आप देख सकते हैं सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे। ठीक है साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसकी पूरी क्लास साथी राष्ट्रपति टॉपिक पर ही पूरा कवर है। ठीक है साथी, तो पहला क्वेश्चन आपका है साथी, भारत में राष्ट्रपति पद की स्थापना का उद्देश्य क्या है साथी। तो साथी जो राष्ट्रपति पद की स्थापना का उद्देश्य है, तो आप कहेंगे भारत एक संघीय राज्य। साथी आप सबको पता है भारत क्या है, बहुत ध्यान से समझना साथी, हर एक क्वेश्चन याद कराएंगे आपको। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति पद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है साथी। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए भारत एक कैसा देश है, तो आप कहेंगे भारत एक संघीय राज्य साथी। ठीक है, भारत एक संघीय राज्य। ठीक है, राष्ट्रपति का साथी जो मुख्य काम है वो संघ और राज्यों के बीच में संतुलन बनाना होता है। ठीक है, क्या कहेंगे आप, जो राष्ट्रपति का मुख्य काम होता है साथी। ठीक है, राष्ट्रपति का मुख्य काम क्या होता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का जो मुख्य काम है वो संघ, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच, राज्यों के बीच साथी क्या करना है, संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, संतुलन, संतुलन बनाए रखना है। तो साथी आपको समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर साथी ऑप्शन बी है। ठीक है साथी, ऐसे ही सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन साथी, संविधान सभा में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन मंडल प्रणाली क्यों अपनाई गई। ठीक है साथी, तो जो निर्वाचन मंडल प्रणाली है ये क्यों अपनाई गई है। तो साथी देखो एक चीज समझो, निर्वाचन मंडल प्रणाली क्या है। देखो इस ये जो निर्वाचन मंडल प्रणाली है साथी, इसके माध्यम से साथी क्या होता है, एमपी प्लस एमएलए। ठीक है, इसके माध्यम से एमपी प्लस एमएलए के माध्यम से इनका चुनाव होता है। ठीक है, और ये चुनाव ऐसे क्यों कराया जाता है साथी, ताकि संघीय संतुलन बना रहे। ठीक है, किस लिए, ताकि संघीय संतुलन बना रहे, ये चीज याद रखना। और साथी अगर आपको स्पष्ट तरीके से बताएं तो साथी जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है साथी वो सीधे जनता से नहीं होता है। ठीक है, क्या चीज है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है साथी वो सीधे जनता से नहीं होता है, तो इसीलिए बड़ी आबादी वाले राज्यों का ज्यादा प्रभाव हो जाता है। ठीक है, जो बड़ी आबादी वाले राज्य होते हैं उनका ज्यादा प्रभाव होता है, इसीलिए निर्वाचक मंडल के माध्यम से साथी एमपी, निर्वाचक मंडल के साथ के माध्यम से एमपी एमएलए ये लोग इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, और ये लोग चुनाव की करते हैं ताकि संघीय संतुलन बना रहे। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि निर्वाचन मंडल प्रणाली क्यों अपनाई गई है, ताकि एमपी एमएलए वोट देंगे, इन्हीं के माध्यम से इनका चुनाव होगा और संघीय संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन बी राइट है, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है साथी, तो आपका ऑप्शन बी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें साथी, राष्ट्रपति पद की गरिमा बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा किन विशेष अधिकारों को दिया गया है। यानी साथी जो राष्ट्रपति पद की गरिमा है उसको बनाए रखने के लिए संविधान के द्वारा कौन सी विशेष अधिकार दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए साथी संवैधानिक शक्तियों का निर्वाह। ठीक है, क्या क्या है, संवैधानिक शक्तियों का निर्वाह साथी। ठीक है, ये साथी नहीं हो सकता है 356, हालांकि ये राष्ट्रपति की एक शक्ति है। ठीक है, ये क्या है, एक शक्ति है साथी,
लेकिन यहाँ सिर्फ एक शक्ति की बात नहीं की गई है, अधिकारों की बात की गई है साथी। ठीक है, एक शक्ति की बात नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुआ है, अधिकारों की बात की गई है। राष्ट्रपति के पास साथी संवैधानिक शक्तियां होती हैं। ठीक है, उसमें से एक शक्ति 356 भी है, यानी ये आर्टिकल 356 भी होता है। ठीक है, ठीक है साथी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि साथी इसके अंतर्गत आर्टिकल जो 356 है ये भी आता है, यानी 356 लागू कर सकते हैं ये। ठीक है, आपातकाल की शक्ति होती है साथी इनको, आपातकाल की, और ये विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं साथी, विधेयक को मंजूरी देते हैं, यानी मंजूरी देने का अधिकार है, ऐसे लिख सकते हैं आप, देने का अधिकार है। तो साथी इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही 356 आ जाता है। ठीक है साथी, तो ये चीज याद रखना, संवैधानिक शक्तियों का निर्वाह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता निर्धारित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है साथी? ठीक है, जो राष्ट्रपति पद की योग्यता को निर्धारित करता है, तो साथी आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 58 के अंतर्गत। ठीक है साथी, इसमें साथी यह तय किया गया है, ठीक है, इस आर्टिकल के अंतर्गत यह तय किया गया है साथी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट करके लिख सकते हैं, क्या तय किया गया है कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आप इसको समझ जाएंगे आगे, भारत का नागरिक हो। और साथ ही दूसरा पॉइंट, कम से कम वो 30 वर्ष का हो। ठीक है, कम से कम, ठीक है साथी, ऐसे नहीं, कम से कम लिखना था। ठीक है, कम से कम 30 वर्ष का, सॉरी साथी 35 वर्ष का हो। ठीक है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा पॉइंट साथी, वह लोकसभा सदस्य, ठीक है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो साथी, होने की योग्यता रखता हो। चौथा पॉइंट साथी, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है साथी, तो ये चीज याद रखना अच्छे से। तो आपका जो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर है साथी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं साथी? ठीक है, तो कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथी? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शामिल कौन कौन होता है। ठीक है, तो साथी शामिल इसमें जो होते हैं, तो साथी लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा, और साथी दूसरा पॉइंट राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। तीसरा पॉइंट आएगा साथी विधानसभा। ठीक है, विधानसभा, यहाँ के साथी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित, ठीक है, यहाँ भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है साथी, इतना याद रखना। एक पॉइंट लिखना साथी, जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, ये साथी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं साथी, विधान परिषद, यहाँ के भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये चीज याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या है, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है साथी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक विधायक के वोट का मूल्य कैसे निर्धारित होता है साथी? ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है साथी, उसमें एक विधायक का जो मूल्य होता है वो कैसे निर्धारित होता है साथी? तो आपको पता होना चाहिए साथी, विधायक साथी यानी कि एमएलए का एक वोट साथी, जो, ठीक है, इसका एमएलए का एक वोट जब निकालेंगे साथी, तो कैसे निकालेंगे एक एमएलए का वोट? तो साथी उस राज्य की जनसंख्या, ठीक है, क्या कहेंगे, उस राज्य की जनसंख्या, ठीक है साथी, उस राज्य की जनसंख्या को भाग देना है किससे? विधानसभा सदस्यों की संख्या से। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, विधानसभा
सदस्यों की संख्या से साथी, ठीक है, भाग देंगे और साथी हम गुड़े यानी यहाँ पे 1/1000 से साथी क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। साथी गुणा क्यों किया जाता है, ताकि जनसंख्या को कम संख्या में आए और उसे आसानी से समझा जाए, ठीक है। जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे साथी, यहाँ उस राज्य की जनसंख्या लिखें और यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या लिखें और इतने से आप गुणा कर देंगे तो आपका एक एमएलए के वोट का मूल्य निकल के आ जाएगा साथी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है साथी, आपका राइट आंसर है कि विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित किए जाने वाले राज्य की जनसंख्या के अनुपात से, ठीक साथी, यानी आपका ये करेक्ट आंसर है, ठीक, ऑप्शन पहला आपका राइट है। चलिए साथी क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतगणना किस प्रणाली के अनुसार की जाती है साथी। जो राष्ट्रपति चुनाव होता है साथी, तो उसको जो मतगणना है वो किस प्रणाली के अनुसार की जाती है। तो साथी आपको पता होनी चाहिए कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है साथी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता एक मत ना देकर क्या करते हैं, ठीक है, यानी साथी जो मतदाता होते हैं वो केवल एक उम्मीदवार को नहीं वोट देते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो कि ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो क्या कोई वोट देने जाएगा सिर्फ ए व्यक्ति को देकर चलाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें क्या होता है साथी, इसमें साथी सभी उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में वोट दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप आए हैं, आपको वोट डालना है तो आपको ए को जिताना है, ए को आप 1 नंबर पे देंगे वोट, ठीक है। मान लो अगर आप चाहते हैं कि ए अगर नहीं जीत रहा है तो उसके बाद इन दोनों में से किसको जिताना चाहते हैं, तो अगर आपको लगे कि सी को हम जिताना चाहते हैं, इसको 2 नंबर दो, ठीक है, फिर इसको 3 नंबर दो, ऐसे वोटिंग होता है साथी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिकता क्रम में वोट देना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन 20 का राइट होगा साथी, उम्मीदवारों को वैधता क्रम में अंक देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए साथी अगला क्वेश्चन देखें। राष्ट्रपति चुनाव में विजेता बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत क्या है साथी। साथी आप सभी को पता है न्यूनतम मत प्रतिशत क्या है, 50% +1 साथी, ठीक है, यानी 50% पाना है। जैसे साथी 100 वोट पड़े हैं, ठीक है, तो आप 51 वोट पा गया जो वो जीत जाएगा साथी, ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलिए क्वेश्चन साथी इसका आंसर पहला है, ठीक है, ऑप्शन पहला इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। विधानसभा के एक विधायक के मत मूल्य का निर्धारण किस सूत्र से होता है साथी। तो आपको पता है साथी, राज्य की जनसंख्या को भाग देना होता है विधानसभा सदस्यों की संख्या से और गुणे में 1/1000 करना होता है साथी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सांसदों साथी ये चीज याद रखना, यहाँ पे किसका, यहाँ विधानसभा के एक विधायक का हमने एक विधायक के मत का मूल्य निकाला है, ठीक है, नहीं एक विधायक का। यहाँ किसकी बात हो रही है साथी, यहाँ सांसद के मत का बात हो रहा है, ठीक है। तो सांसद के मत मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है साथी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राज्यों के जो सभी एमएलए होते हैं साथी, ठीक है, एमएलए के मत मूल्यों के योग को संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है, इस चीज को याद रखना साथी। चले क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं साथी। राष्ट्रपति यानी क्या राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोट का मूल्य मिलता है, नहीं साथी। आपको पता है, आपने पढ़ा है कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं साथी। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, नहीं, मनोनीत सदस्य चुनावी मंडल में शामिल नहीं होते हैं साथी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत मूल्य के निर्धारण में किस जनगणना का उपयोग किया जाता है साथी। तो जो मत मूल्य के निर्धारण में जिस जनगणना का उपयोग किया जाता है साथी, वह है पिछली जनगणना साथी, ठीक है। क्या कहेंगे आप, पिछली जनगणना, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है साथी, इस चीज को अच्छे से याद रखना। चलिए साथी क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक सांसद का मत मूल्य किसके अनुसार घटता या बढ़ता है साथी, यानी जो सांसद होता है उसके मत का मूल्य
किसके अनुसार घटता और बढ़ता है? तो आप सभी को पता है साथी, संसद के, ठीक है, संसद में कुल मान मतों की संख्या के अनुसार, यानी आपका पहला ये आंसर सही है। संसद में कुल मान मतों की संख्या के अनुसार बढ़ता है साथी, ठीक है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो संसद में कुल जो मान मत हुए हैं उनकी संख्या के अनुसार साथी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। मतगणना के दौरान वोट के किस प्रकार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? तो साथी जो मतगणना में सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है साथी, वो पहले वरीयता को दी जाती है, ठीक है, पहले वरीयता को दी जाती है। साथ ही पहले वरीयता के मत की गिनती होती है, ठीक है। पहले क्या होता है, पहले वरीयता के मत की गिनती होती है। यदि कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत नहीं पाता तो साथ ही दूसरे मत की गिनती की जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखना अच्छे से, यानी सबसे पहले किसको, पहले वरीयता मत जो सबसे ज्यादा होती प्राथमिकता और ए को होती है साथी, ठीक है, किसको होती है, ए को होती है साथी। चले क्वेश्चन नंबर अगला देखें। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटि की संख्या में वोट प्राप्त नहीं करता तो क्या होता है साथी? जब वह वोट प्राप्त नहीं करता है कोटि की संख्या में, तो साथी क्या होता है, कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों के वोट दूसरे क्रम के उम्मीदवारों को मिल जाते हैं साथी, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन बी राइट है। यह स्थानांतरणीय मत प्रणाली के तहत होता है साथी, ठीक है। ये कैसे होता है, तो आप कहेंगे ये स्थानांतरणीय मत प्रणाली के तहत होता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साथ ही इसमें गुप्त मतदान एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है साथी, ठीक है। ये चीज याद रखना साथी। तो इसी के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव होता है साथी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं साथी। मतगणना की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है साथी? तो इसको साथी निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। मतगणना की जो प्रक्रिया है साथी उसको नियंत्रण निर्वाचन आयोग करता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन साथी, मतगणना पूरी होने के बाद राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा किसके द्वारा की जाती है साथी? तो आपको पता होना चाहिए जो केंद्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है साथी, ठीक, जो केंद्र में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसके माध्यम से घोषणा की जाती है साथी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना अच्छे से। चले साथी क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है साथी? तो आप सभी को पता है साथी, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है साथी, ठीक है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या कोई राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है साथी? तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है साथी, ठीक है। उस पे कोई साथी अनंत बार हो सकता है, ठीक है, 2 बार या केवल 1 बार, या पुनः निर्वाचन अमान नहीं है साथी, यानी आपका पहला आंसर सही है, वो अनंत बार निर्वाचित हो सकता है साथी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं साथी। इसके लिए कोई संविधान में सीमा नहीं बताया गया है, ठीक है, कोई यहाँ पे सीमा नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पे अनंत बार हो सकता है साथी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति पर कौन सा प्रावधान है साथी? तो आप सभी को पता है कौन सा प्रावधान है, तो आर्टिकल 56 है साथी, ठीक है। आर्टिकल 56 में साथी राष्ट्रपति के कार्यकाल और रिक्ति की स्थिति का प्रावधान है, ठीक है। इनके कार्यकाल, आर्टिकल 56 में है क्या साथी, कार्यकाल और रिक्ति, ठीक है, रिक्ति की स्थिति का समाधान है, स्थिति का प्रावधान साथी, ठीक है, समाधान नहीं प्रावधान है। तो ये चीज आर्टिकल 56 में आता है, इस चीज को याद रखना। चले साथी क्वेश्चन नंबर अगला देखें। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? यानी जब राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है साथी तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है साथी? तो आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, इस चीज को याद रखना। चले क्वेश्चन नंबर अगला देखें। यदि कार्यकाल समाप्ति के बाद नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तो क्या होता है साथी? यानी जब कार्यकाल समाप्त होता है साथी उसके बाद अगर नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तो क्या होता है? तो साथी जो मौजूदा राष्ट्रपति होता है, जो मौजूदा राष्ट्रपति होता है साथी वही पद पर बना रहता है, ठीक है, वही पद पर
बना रहता है साथी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही है, मौजूदा राष्ट्रपति पद पर बना रहता है साथी। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। और साथ ही कब तक बना रहता है ये चीज भी याद रखना, जब तक नए राष्ट्रपति का साथी, ठीक है, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है साथी। ठीक है, यानी उसका चुनाव हो जाएगा राष्ट्रपति पद पर, वो तब तक बना रहता है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर अगला देखें। साथी सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो साथी देखना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस सभी एग्जाम के लिए है साथी, एसएससी, यूपीएसआई एंड आप आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं साथी। ठीक है, एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम हो साथी, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन साथी, राष्ट्रपति की शपथ भारत के किस अनुच्छेद के तहत संपन्न होती है साथी। ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा है साथी, तो आप सभी को पता होना चाहिए, वो आर्टिकल 60 है। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है साथी। ठीक है, शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 60 के तहत प्रावधान है। ठीक है साथी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका ऑप्शन पहला राइट है। चले क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो आपको पता है साथी, जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर कौन सा है साथी, वो ऑप्शन डी है साथी। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर अगला देखें। राष्ट्रपति शपथ में क्या प्रतिज्ञा करता है, जब राष्ट्रपति जो होता है शपथ लेता है तो उसमें क्या प्रतिज्ञा करता है। साथी ये सभी को पता होगा कि संविधान का पालन करने और देश की रक्षा करने की शपथ लेता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन पहला साथी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान शपथ का उल्लंघन कर सकता है। इसका कमेंट में आंसर आप बताना साथी। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति की शपथ का पाठ कौन तैयार करता है साथी। राष्ट्रपति की शपथ का पाठ कौन तैयार करता है, तो आप सभी को पता है प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, संविधान साथी संविधान द्वारा किया जाता है। ठीक है, संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रपति की शपथ का जो पाठ होता है वो साथी संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का वेतन किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित होता है साथी। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित होता है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 59 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, ठीक है साथी, वेतन और भत्ता की व्यवस्था की गई है साथी। ठीक है, वेतन और भत्ता की व्यवस्था है, की व्यवस्था की गई, इस चीज को याद रखना, वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है साथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्या राष्ट्रपति को अपनी सेवा के दौरान किसी अन्य स्रोत से वेतन मिल सकता है साथी, तो आप सभी को पता है बिल्कुल नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि ये चीज संविधान से प्रतिबंधित है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है, नहीं, संविधान इसे प्रतिबंधित करता है साथी, यानी आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति केवल संवैधानिक वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति क्या करते हैं साथी, केवल संवैधानिक वेतन प्राप्त करते हैं। ठीक है, संवैधानिक वेतन प्राप्त करते हैं, और साथ ही इनके वेतन और भत्ते का जो प्रावधान है आर्टिकल 59 में है। ठीक है, अभी अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है ऑप्शन सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते किसके द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं साथी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं, तो आप सभी को पता है ये संसद द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा किए जा सकते हैं साथी, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति का वेतन समय समय पर बढ़ाया जा सकता है साथी, तो आप सभी को पता है बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ, संसद के निर्णय पर, यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, बढ़ाया जा सकता है लेकिन संसद के निर्णय पर। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के बाद क्या लाभ मिलते हैं साथी। ठीक है, तो सेवानिवृत्ति के बाद क्या लाभ मिलते हैं, तो आप सभी को पता है साथी पेंशन एवं सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या होता है, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और सुरक्षा प्राप्त करते हैं ये, यानी आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, इनकी जब सेवानिवृत्ति हो जाती है तो इन्हें पेंशन एवं सुरक्षा दी जाती है साथी, इस चीज को याद रखना। चले अगला क्वेश्चन देखें साथी,
महाभियोग प्रस्ताव के लिए कितनी संख्या में लोकसभा सदस्यों की आवश्यकता होती है? ठीक है, जो महाभियोग प्रस्ताव होता है साथी, इसके लिए कितनी संख्या में लोकसभा सदस्य की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो आपको पता है साथी, संसद के, ठीक है, आप क्या कहेंगे, सांसद सदस्य, ठीक है, 1/10। इस चीज को याद रखना। नहीं, आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है ऑप्शन सी, ठीक है, 1/10 चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा साथी अच्छे से। चले क्वेश्चन नंबर अगला देखें। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है साथी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ शुरू होती है? आप सभी को याद कर लेना चाहिए, लोकसभा में शुरू होती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो आप कहेंगे लोकसभा में शुरू होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। महाभियोग प्रस्ताव पास होने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा में क्या आवश्यक है? तो आप सभी को पता है साथी, लोकसभा और राज्यसभा से, यानी दोनों सदनों से साथी, ठीक है, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत चाहिए साथी। ठीक है, कितना? 2/3 साथी बहुमत चाहिए। यानी आपका पहला आंसर राइट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन साथी, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति के प्रति किस आरोप को माना जाएगा साथी? ठीक है, तो वो आरोप होता है साथी संविधान का उल्लंघन। ठीक है, जब महाभियोग प्रक्रिया के दौरान साथी राष्ट्रपति के प्रति संविधान का उल्लंघन आरोप को माना जाएगा, यानी ऑप्शन पहला राइट है। अगला क्वेश्चन साथी, महाभियोग की जांच किन संस्था द्वारा की जाती है साथी? तो आप सभी को पता है वो संसद की संयुक्त समिति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है। चले अगला क्वेश्चन देखें साथी, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आप सभी को पता है साथी, वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है, इस चीज को याद रखना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विवाद निपटान प्रावधान करता है? तो साथी वो आर्टिकल 71 है। ठीक है, ये याद रखना, आर्टिकल 71 है। विवाद निपटान के लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस प्रकार होता है साथी? तो जो विवाद निपटान के लिए साथी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है साथी, वो अंतिम होता है। ठीक है, अंतिम होता है और बाध्यकारी भी होता है। तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय साथी अंतिम होता है और बाध्यकारी होता है, इस चीज को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, विवाद निपटान में किस तरह के मुद्दे उठाए जा सकते हैं साथी? तो विवाद निपटान में साथी किस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है, चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, राष्ट्रपति चुनाव विवादों को सुलझाने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है? यानी जो राष्ट्रपति चुनाव विवाद होता है, राष्ट्रपति का चुनाव विवाद होता है साथी, उसको सुलझाने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गई है साथी? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये साथी सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक होता है। ठीक है, कितना होता है? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, कोई निश्चित अवधि नहीं, यानी कि ये आप क्लियर आंसर आपका ऑप्शन बी है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक होता है, बस इस चीज को याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथी, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं साथी? तो संविधान के अनुसार साथी जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं वो कार्यकारी शक्ति होती है साथी, न्यायिक एवं राजनीतिक शक्तियां होती है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है साथी, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के बारे में कार्यकारी शक्ति का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति के बारे में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग वास्तविक कौन करता है साथी? तो आपको पता होना चाहिए, जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद होता है साथी। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार किस परिस्थिति में होता है साथी? तो परिस्थिति कौन सी होती है? जब साथी लोकसभा में विश्वास मत खो देते हैं तब। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इस चीज को याद रखना। क्या राष्ट्रपति के आदेशों को न्यायालय समीक्षा के दायरे में रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है साथी। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है, संविधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वैधता कितनी समय तक होती है साथी? तो आप सभी को पता है 6 महीने या संसद की अगली बैठक तक होती है साथी। ठीक है, 6 महीने या फिर संसद की अगली बैठक तक, यानी आपका ऑप्शन पहला करेक्ट है। इस चीज को याद रखना अच्छे से साथी। ठीक है, तो साथी ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और अच्छे से आप सबने समझा होगा। साथी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।